हेलो एवरीवन, नेट का कंप्यूटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टर्म, इम्यूनोलॉजिकल टर्म हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अति संवेदनशीलता। इट्स अ immunological defense against antigen but not in appropriate function, not in appropriate manner. So what we called hypersensitivity? The term hypersensitivity given by first Paul Pottier and Rickett, both are French scientists. इन दोनों ने इस टर्म को दिया था पॉल पोर्टियर और आपको जो है चार्ल्स रिकेट के द्वारा ये टर्म सबसे पहले दिया गया था। यहाँ पे हम आपको बता दें पॉल पोर्टियर और इनके साथ थे आपको चार्ल्स रिकेट। ये दोनों फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इसके लिए चार्ल्स रिकेट को 1913 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसी के लिए इनको 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था। एक्चुअली हमने जैसे अभी आपको बताया कि इट्स नॉट अ एप्रोप्रिएट डिफेंस अगेंस्ट एंटीजन, सो व्हाट वी कॉल दैट द हाइपरसेंसिटिविटी इज द इनएप्रोप्रिएट विगोरस, यानी कि काफी तेजी से होता है, लेकिन इन एप्रोप्रिएट मैनर में, एप्रोप्रिएट मैनर में यह नहीं देखा जाता है। नॉर्मली जो अदर डिफेंस हमारे होते हैं वो एप्रोप्रिएटली देखे जाते हैं। तो इट्स इन एप्रोप्रिएट विगोरस आइदर एडेप्टिव और इनेट, आइदर एडेप्टिव और इनेट टू द एंटीजन। सो बेसिकली आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो इनेट है और एडेप्टिव है। ये आइदर एडेप्टिव भी हो सकता है और इनेट भी हो सकता है। दूसरी चीज हम आपको बता दें तो यहां पे हम आप लिख सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है इट्स आइदर एडेप्टिव और इनेट इन फंक्शन। ओके, आइदर एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। इट्स आइदर, ये ह्यूमोरल भी हो सकता है और सेल मेडिएटेड भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड आइदर ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड। ओके, तो दो तरह की इम्यूनिटी आप लोग देखते हैं बेसिकली, वो ह्यूमोरल या सेल मेडिएटेड इन केस ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ओके, आइदर ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो होती है वो इसमें बी सेल जो है इन्वॉल्व होता है, यानी कि बी सेल एंटीबॉडी बनाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड भी हो सकता है, और सेल मेडिएटेड यानी कि ये टी सेल के द्वारा देखा जाता है, आइदर टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल, यानी कि ये टी सेल मेडिएटेड भी हो सकता है। तो ये बात हो गई बेसिक जो हाइपर सेंसिटिविटी की बात आती है। तो अब बात आती है कि हाइपर सेंसिटिविटी होते कितने तरह के हैं। तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफिकेशन की बात करें कि कितने तरह के होते हैं, किस तरह से वो अलग अलग एंटीजन के अगेंस्ट फंक्शन करते हैं, किस तरह के फंक्शन देखे जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी में, उसके तरह पे सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी को टाइम ऑफ रिस्पॉन्स के बेसिस पे, कि कितनी जल्दी, कितनी विगोरसली, कितनी क्विकली वो रिएक्ट करता है, हाइपर सेंसिटिविटी कितनी क्विकली देखी जाती है किसी एंटीजन के अगेंस्ट, उसके बेसिस पे उसको दो भाग में बांटा गया। हाइपर सेंसिटिविटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ रिस्पॉन्स, ये आइदर इमीडिएट और delayed type of hypersensitivity, either immediate type of hypersensitivity और delayed type of sensitivity। immediate type of sensitivity में क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हैं symptom manifested within minute और सेकेंड।
But in case of delayed type of hypersensitivity, symptom manifested within days. ओके, तो ये दो तरह के होते हैं ऑन द टाइम ऑफ रिस्पॉन्स के बेसिस पे, आइदर इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी और डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी। इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी की बात करें तो ये अब दो तरह का होता है, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि एंटीबॉडी मेडिएटेड, तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड भी हो सकता है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड भी हो सकता है। एंटीबॉडी मेडिएटेड भी हो सकता है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड भी हो सकता है। ओके, एंटीबॉडी मेडिएटेड में बात करें तो हम आप जानते हैं कि एंटीबॉडी कई तरह के होते हैं, जैसे आइदर आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, कई तरह के होते हैं। तो उस बेसिस पे कि एंटीबॉडी तो अब एंटीबॉडी है तो आप किस तरह से बोल सकते हैं कि कौन सा एंटीबॉडी किस तरह के हाइपरसेंसिटिविटी में ज्यादा एक्टिव होता है। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड में पहला जो एंटीबॉडी देखा जाता है वो होता है आपका IgE। ओके, तो एंटीबॉडी मेडिएटेड में अगर वो हाइपरसेंसिटिविटी IgE मेडिएटेड है तो उसको हम लोग कहते हैं टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। क्या कहते हैं? टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। और अगर हाइपरसेंसिटिविटी जो हमारा है, अब ये डिपेंड करता है कि हमारा जो एंटीजन किस तरह का है, उसी बेसिस पे वो उस तरह के एंटीबॉडी जो होते हैं एक्टिव होते हैं और उस बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा हाइपरसेंसिटिविटी किस तरह का है। जिस तरह का एंटीजन होगा उसी तरह का एंटीबॉडी जो होता है फंक्शन में आएगा और हाइपरसेंसिटिविटी शो करेगा। तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में बेसिकली देखा जाता है कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी IgE तब निकलता है बी सेल्स के द्वारा, या बी सेल्स IgE तब बनाता है जब आपके अंदर मतलब आपकी बॉडी को किसी एलर्जन का एक्सपोजर होता है। एलर्जन जस्ट लाइक माइट्स, जस्ट लाइक पॉलन ग्रेन, ओके, या किसी आप अदर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं अचानक से तो उसका एक्सपोजर है ना। तो कई तरह के एलर्जन, तो यानी कि किसी भी एलर्जन के रिस्पॉन्स में टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी देखी जाती है जो IgE मेडिएटेड होती है। ओके, दूसरा जो एंटीबॉडी होता है, दूसरा जो एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी होता है वो आइदर IgG और IgM मेडिएटेड होता है। वो आइदर G और IgM मेडिएटेड होता है। ओके, ये होता है आपको टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। इसमें आपका IgG और IgM मेडिएटेड होता है। ये IgG और IgM जो होते हैं इस हाइपरसेंसिटिविटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको किसी टारगेट सेल के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो आप इसको साइटोलॉजिकल इम्यूनिटी या साइटोलॉजिकल हाइपरसेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ADCC, यानी कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अभी हम लोग बात करेंगे इस पे कि वो क्या होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी आता है इसके अंतर्गत। तीसरा एग्जांपल आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भी होता है। अभी डिटेल में हम इसकी सबकी चर्चा करेंगे। तो ये जो IgM या IgG और IgM जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी टारगेट सेल के डिस्ट्रक्शन के लिए, और इस तरह की हाइपरसेंसिटिविटी को हम लोग कहते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, जो कि मेडिएटेड होता है IgG या IgM के थ्रू। ओके, तीसरा आता है आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। तो ये जो हाइपरसेंसिटिविटी होती है इसमें देखा जाता है कि इसमें बेसिकली न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, जहां भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है उस साइट पे न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक टर्म, इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स। ओके, और इस तरह की हाइपरसेंसिटिविटी जो होती है वो कहलाती है टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप
3 हाइपर सेंसिटिविटी। और अगला जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है वो आपका होता है सेल मेडिएटेड। जैसे कि हम लोगों ने बात की, ये आइदर ह्यूमोरल भी हो सकता है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि एंटीबॉडी मेडिएटेड है, वो आईजीई हो चाहे आईजीजी हो या अदर टाइप ऑफ सेंसिटिविटी। अगला जो हम लोगों ने यहां बताया कि सेल मेडिएटेड भी हाइपर सेंसिटिविटी देखा जाता है, तो वो जो होता है वो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के अंडर आता है। ये डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी जो होता है वो कहलाता है टाइप 4। यहाँ पे ये जो होता है वो टी सेल मेडिएटेड होता है। ये जो होता है आपको जो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होता है वो आपका टी सेल मेडिएटेड होता है, और इसको हम लोग कहते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन की जैसे कि कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे व्यक्ति से, और जो होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट उनके अंदर किया जाता है, तो उस केस में अगर बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट करता है तो वो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का। और ये मेडिएट होता है थ्रू द टी सेल, यानी कि टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए। ओके, उसके अलावा दूसरा एग्जांपल होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कि स्किन प्रॉब्लम अगर हो रहा है किसी अनदर इन्फेक्टेड ऑर्गन के कांटेक्ट में आने के कारण, अनदर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के कारण। तीसरा एग्जांपल होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट का इजाद जो किया गया, उसको जो डेवलप किया गया, वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के बेसिस पे ही किया गया। कि अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टेड है, उसको अगर किसी साइट पे एक आप कह सकते हैं कि जो एक लोकलाइज साइट पे उसके इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, तो वहां पे पहले से जो एंटीबॉडी बना होता है, जो टी सेल्स उसके प्रति एक्टिव रहते हैं, वो आकर के उस सेल्स के चारों तरफ एक कोआगुलेशन बना लेते हैं, और वो कोआगुलेशन वहां पे एक क्लम्प बना लेता है, जिससे वहां पे एक क्या कह सकते हैं कि एक रेडनेस या स्वाइलिंग देखी जाती है। और इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है वो कहलाती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो एक एक करके, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि हम बात करेंगे कि टाइप 1 क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, टाइप 2 पे जो जो एग्जांपल होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो टाइप 4 में जैसे टाइप 1 की बात अगर हम लोग करें, तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो टाइप 1 होता है, ये किसी एलर्जन, अगर कोई एलर्जन एज ए एंटीजन एक्सपोज होता है आपकी बॉडी से, तो वहां पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई एलर्जन है। ओके, ये एलर्जन जो होता है वो आपकी बॉडी में इनगल्फ होता है, बॉडी से इंटरेक्ट होता है, एक्सपोज होता है आपके डिफेंस सिस्टम पे। ये एलर्जन को आपको कोई बी सेल जो होता है, वो बी सेल इस एलर्जन को यहां पे रिप्रेजेंट करता है थ्रू द MHC मॉलिक्यूल, इट्स अ बी सेल। ओके, ये इंटरेक्ट करता है अब आपको TH सेल से, TH सेल से इंटरेक्ट करता है, और ये बी सेल अब डिफरेंशिएट हो जाता है इन मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ओके, जैसे इंटरेक्शन होता है, ये जो बी सेल्स होता है वो आपका बना लेता है, डिफरेंशिएट हो जाता है मेमोरी सेल्स में, मेमोरी सेल्स स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर, जबकि प्लाज्मा सेल्स जो होता है क्विकली IgE एंटीबॉडी बनाने लगता है। IgE एंटीबॉडी जो है ये बनाने लगता है, बहुत सारा IgE एंटीबॉडी बनाने लगता है, आप देख सकते हैं। ये IgE एंटीबॉडी जो होता है वो मास्ट सेल पर, मास्ट सेल या बेसोफिल्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं, मतलब दोनों पे होता है इसके रिसेप्टर। ये मास्ट सेल पर इसके कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं IgE के, जहां से ये जा करके बाइंड कर जाता है। कौन? IgE। मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे वेसो एक्टिव केमिकल्स या वेसो एक्टिव
जो कह सकते हैं कि वेसोएक्टिव मीडिएटर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अभी बात करें कौन कौन से होते हैं। जैसे ही IgE इस रिसेप्टर से आकर के बाइंड होता है, ये आपका मास्ट सेल्स है, M सेल्स हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, मास्ट सेल से बाइंड करता है, ये इसको बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद इसके अंदर Ca++ का इन्फ्लक्स होने लगता है, यानी कि Ca++ इसके अंदर जो है आने लगता है बाहर से। और जैसे Ca++ का इंक्रीजमेंट होता है सेल के अंदर, ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं फटने लगते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीग्रेनुलेशन। डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स। डीग्रेनुलेशन में ये जितने भी ग्रेन्यूल्स होते हैं इस मास्ट सेल्स के, वो फट करके जितने भी वेसो एक्टिव मेडिएटर्स होते हैं, वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, यहां पे रिलीज होने लगते हैं। रिलीज होने लगते हैं जितने भी वेसो एक्टिव मेडिएटर होते हैं, यहां पे रिलीज होने लगते हैं। अब ये वेसो एक्टिव मेडिएटर्स क्या हो सकते हैं? ये वेसो एक्टिव मेडिएटर जो होते हैं, ये प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी यानी कि जो जस्ट जैसे ही डिग्रेनुलेशन शुरू हुआ पहले निकला, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी में क्या क्या हो सकता है? प्राइमरी में सबसे पहला और सबसे ज्यादा, यानी कि जो मेजर ग्रेन्यूल्स होता है, जो मेजर कंपोनेंट होता है इस ग्रेन्यूल्स का, वो होता है हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जो होता है, हिस्टामिन नामक एमिनो एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन के बाद बनता है। इसके अलावा दूसरा इसका मेंबर होता है हिपेरिन, जो प्राइमरी निकलता है। उसके अलावा तीसरा इसका एग्जांपल होता है सेरोटोनिन। ये तो तीन इसके अलावा भी होते हैं। ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों मेंबर जो होते हैं, ये वास्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं और स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। ये जो वास्कुलर सेल्स होते हैं, मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देते हैं। परमिएबिलिटी जैसे ही बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल्स बाहर निकलने लगते हैं और कॉज करते हैं इन्फ्लामेशन को, स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। कई सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा कुछ प्राइमरी में ही निकलता है आपका प्रोटीएज। ये प्रोटीएज जो होता है, ये ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देता है। आप जानते हैं कि जैसे ही एलर्जी होती है, आपको छींक आने लगती है, नाक से पानी आने लगता है, आपको खांसी होने लगती है, म्यूकस निकलने लगता है। तो इस म्यूकस को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इस मास्ट सेल्स या बेसोफिल से निकलने वाला ये प्रोटीएज, जो ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ओके, अब इसके अलावा सेकेंडरी भी जो इसके बाद निकलते हैं, इसमें आता है सबसे मेजर जो होता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके अलावा ब्रैडीकाइनिन्स। ये सारे जो होते हैं बेसिकली इनका दो काम है कि ये जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है वो वेसोडाइलेशन का काम करता है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। तो इन सबका बेसिक नेचर ये है कि ये आपको इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन का रेडनेस कॉज करते हैं, इचिंग होने शुरू हो जाता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स आपको कह सकते हैं कि हमने आपको बताया कि वास्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे रेडनेस हो जाता है, त्वचा में खुजलाहट होने लगती है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है, खांसी छींक। तो ये सारे जो कॉज होते हैं ये डीग्रेनुलेशन के बाद ही शुरू होते हैं और कहलाते हैं टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी। ओके, तो जो कि IgE मेडिएटेड होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की। उसके एग्जांपल्स की बात हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी का पहला एग्जांपल जैसे हम लोगों ने आपको दिया, हमने आप लोगों को दिया पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट्स अ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 2 पहला एग्जांपल हमने आपको दिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि हम लोगों की बॉडी में 6 तरह के जीनोटाइप से 4 तरह के ब्लड ग्रुप डिटरमिन होते हैं। 6 तरह के जीनोटाइप क्या होते हैं? जैसे AO या AA, BO या BB, उसके अलावा AB और O।
ये आपके 6 तरह के जीनोटाइप, 2, 2, 4 और 5 और 6, ये जीनोटाइप जो होते हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये ब्लड ग्रुप हो गया। अब इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन कौन सा होगा, यहाँ पे एंटीजन ए होगा, यहाँ पे एंटीजन बी होगा, यहाँ पे एंटीजन ए और बी दोनों, ए एंड बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए एंड बी दोनों होगा, और यहाँ पे नन होगा, यानी कि कोई एंटीजन यहाँ पे नहीं प्रेजेंस होगा। ये एंटीजन हो गए, ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी में बी, ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसके अलावा जो एंटीबॉडी बनता है, जो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी इनके अंदर होता है, वो देखा जाता है, जो यहां पे होता है आपका एंटी बी, एंटी बी, यहां पे होता है एंटी ए, यहां पे एंटी ए एंड बी, और यहां पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, यहां पे नन होता है, और यहां पे आपका एंटी ए एंड बी, दोनों तरह का एंटीबॉडी, दोनों तरह के एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होता है। ओके, तो बात आती है कि आखिर फिर क्या होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हमेशा उसके लिए उस ब्लड ग्रुप को के डोनर को खोजा जाता है जिसका ब्लड ग्रुप उसके सिमिलर है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है और हमको ब्लड की जरूरत होती है, तो हमको सिर्फ ब्लड ग्रुप ए से अपना ब्लड ए से अपना ब्लड ले सकते हैं, किसी दूसरे से ब्लड नहीं ले सकते। इसके अलावा भी हम ओ से ले सकते हैं, क्योंकि ओ से इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है ना। तो हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप ए है तो हम दो तरह के डोनर से ले सकते हैं, या तो हम ए से ही ले सकते हैं या ओ से ले सकते हैं। ओके, बात करते हैं क्यों ले सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कोई उसका ब्लड ग्रुप है तो वो दो ही से ले सकता है, या तो वो से ले सकता है, नहीं तो उसका जो अपना ब्लड ग्रुप है उसी तरह के व्यक्ति से ले सकता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको जैसे यहां पे बताया कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे पास कौन सा एंटीबॉडी है, एंटी बी। यानी कि अगर हम अपने आप हमारा मान लीजिए कि हमारा आरबीसी है जिसके पास एंटीजन ए है और इसके ऊपर एंटी बी एंटीबॉडी है, तो अगर गलती से हमने ब्लड ग्रुप बी ले लिया तो ये एंटी बी जो है इस एंटीजन को जो है डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे एक कोआगुलेशन, एक क्लम्प बनना हमारे ब्लड में शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग सेल लाइसिस, आरबीसी लाइसिस कहते हैं, है ना। और धीरे धीरे वो क्लम्पिंग जो है हमारे लिए घातक हो सकती है। दूसरा हमने कहा कि हम बी, तो इसके लिए हम सिर्फ क्या ले सकते हैं, या तो ए ले सकते हैं। तो ए लेंगे तो हमारे पास कोई एंटी ए नहीं है, तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। दूसरा हम ओ भी ले सकते हैं। ओ इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो कोई एंटीजन नहीं है तो हमारे पास अगर एंटी बी भी मौजूद है तो वो कौन से एंटीजन को डिस्ट्रक्ट करेगा, किसी एंटीजन को डिस्ट्रक्ट नहीं करेगा, इसलिए आसानी से ये भी ले सकता है। तो इसीलिए हमारा जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, इसलिए क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो इसको जबकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसको कोई भी एंटीजन दे दीजिएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो किसी से भी ले सकता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब हमने कहा कि ये जो होता है टाइप 2 का एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है? क्योंकि ये हमने बताया कि एंटीबॉडी बी जो होता है वो इसी ग्रुप का होता है, इस ग्रुप का, इस ग्रुप का, और इसी के कारण सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो शुरू में हमने आपको बताया था कि टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी जो होता है वो साइटोलॉजिकल हाइपरसेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम जो होते हैं वो किसी टारगेट सेल के डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारा सबसे अच्छा एक एग्जांपल है। इसके अलावा इसी का दूसरा एग्जांपल, टाइप 2 का दूसरा एग्जांपल हम लोग डिस्कस यहां पे करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस
फिटालिस। बात आती है कि ये क्या होता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस वो केस है जिसमें किसी RH निगेटिव मदर के गर्भ में, यूट्रस में कोई RH पॉजिटिव फीटस जो होता है वो पलने लगता है। RH निगेटिव मदर के गर्भ में कोई RH पॉजिटिव फीटस जो है पलने लगता है। ओके, तो पहले प्रेगनेंसी के केस में जब पहला, अगर ये केस पहला है तो उस केस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड का संपर्क दोनों के बीच नहीं होता। लेकिन जब बर्थ होता है तो बर्थ के समय RH फीटस का बहुत सारा ब्लड जो होता है वो RH निगेटिव मदर के संपर्क में आ जाता है। ओके, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बर्थ के समय जब बच्चा जन्म लेता है उस समय RH निगेटिव मदर के ब्लड के संपर्क में RH पॉजिटिव ब्लड भी आ जाता है, जिसके कारण उस मदर का बी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है किसके अगेंस्ट, RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट, और वो बनाना शुरू कर देता है एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड। ओके, अब सेकेंड केस में, दूसरी प्रेगनेंसी में, हाँ, यहाँ पे हम बता दें कि ये जो एंटीबॉडी बनाता है वो एंटीबॉडी उस समय जितने भी ब्लड होते हैं उनको क्लियर कर देता है, डिस्ट्रक्ट करके क्लियर कर देता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे मेमोरी सेल भी ऑलरेडी बनता है, और ये मेमोरी सेल तब एक्टिव होता है जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है। उस समय कोई दूसरा RH पॉजिटिव बच्चा पलने लगता है, उस समय ये मेमोरी सेल एक्टिव हो जाता है और ये मेमोरी सेल बनाता है IgG। और आपको पता है कि IgG जो होता है इजीली प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चला जाता है और फीटस के अंदर वो ब्लड को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है। इस केस में जच्चा बच्चा यानी कि मदर और फीटस दोनों के लिए वो घातक होता है, और इस केस को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। बात आती है कि क्या इसका कोई समाधान नहीं है? समाधान है। इसका समाधान है रोगम, जिसको हम लोग कहते हैं रोगम। रोगम इज एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड। अब मान लीजिए, तो ये बात आती है कि रोगम को हम कब यूटिलाइज करें। रोगम को यूटिलाइज किया जाता है पहले बर्थ के ठीक 24 से 48 घंटे के अंदर। अगर रोगम को आप इंजेक्ट कर देते हैं मदर के अंदर, तो ये रोगम क्या कर देता है कि इस बी सेल की एक्टिवेशन के पहले ही इस RH पॉजिटिव ब्लड को बाइंड कर लेता है, जिससे RH पॉजिटिव ब्लड मदर के बी सेल के सामने एक्सपोज नहीं हो पाता है और मदर का बी सेल जो है एक्टिवेट नहीं हो पाता है, और न मेमोरी सेल बनता है न एंटीबॉडी बनता है, और अगली प्रेगनेंसी जो होती है वो सेफ रहती है। तो रोगम को इन टाइमली, मतलब एक खास पीरियड के दौरान यानी कि 24 से 48 घंटे के पहले अगर मदर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है पहले बर्थ के दौरान, बाद 24 से 48 घंटे के पहले, तो हम अगले बच्चे को जो है सेफली बचा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है जैसे हम लोगों ने बताया। इसके अलावा ऑप्सोनाइजेशन भी अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें किसी बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर बहुत सारे एंटीबॉडी जो होते हैं, जिसको हम लोग ऑप्सोनिन कह सकते हैं। उस केस में ऑप्सोनिन एज एंटीबॉडी बाइंड करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर और एक टारगेट बना देते हैं मैक्रोफेज के लिए, और मैक्रोफेज उसको आसानी से इनगल्फ करके डिस्ट्रक्ट कर देता है। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, और उसके अलावा ऑप्सोनिन। तीसरा हिमोलाइटिक एनीमिया। हिमोलाइटिक एनीमिया एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें खुद के आरबीसी भी, खुद के सेल्फ के आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू होता है, और वो एंटीबॉडी उसके हिमोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो हम लोगों ने बात कर ली है टाइप 1 की और टाइप 2 की। बात हम लोग करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 और टाइप 4 में बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। तो टाइप 3 एंड टाइप 4 में, टाइप 3 में क्या होता है कि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जहाँ पे लोकेलाइज होते हैं, वहां पे जो आपका ब्लड वेसल्स होता है वो परमिएबल हो जाता है, वहां से न्यूट्रोफिल्स निकलने लगते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, एंटीजन
एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, ये आपका ब्लड वेसल्स है जिसमें मैं आपको न्यूट्रोफिल्स है, यहां से ये न्यूट्रोफिल्स परमिएबल होकर के यहाँ पे जमा होने लगता है। ये जैसे ही जमा होने लगता है वहां का जो एरिया होता है वो रेड हो जाता है, और रेड हो जाता है, रेड होकर स्ट्रांग होने लगता है, वो साइटोटॉक्सिसिटी वहां पे कॉज करता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, पेन होने लगता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। चौथा जो होता है वो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और ये मीडिएट होता है टी सेल के द्वारा, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने कहा टाइप 4 का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को ग्राफ्ट रिजेक्शन, दूसरा हम एग्जांपल यहां पे बता दें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और तीसरा एग्जांपल हम लोग आपको बता दें ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो बेसिकली टीबी के पेशेंट के लिए किया जाता है। तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और ट्यूबरकुलिन टेस्ट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल है जो टी सेल मेडिएटेड होते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि उसको उसी व्यक्ति का ऑर्गन दिया जाए जो कि जिसका ब्लड ग्रुप जो है उसी के सिमिलर हो, ताकि ग्राफ्ट रिजेक्शन की संभावना मिनिमम हो सके। तो उस केस में अगर ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में अगर रिजेक्ट होता है ग्राफ्ट आपका किसी वजह से, तो वो टी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स ही होता है, जहां पे वो टी सेल जो होता है उस ग्राफ्ट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करना शुरू कर देता है, उस ग्राफ्ट को धीरे धीरे रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, और आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और फाइनली वो ग्राफ्ट आपके बॉडी के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता, जो कि एग्जांपल है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे जरूरी है। बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जब हम अगला वीडियो आप तक पहुंचा सके आपके पास आसानी से। तो बन रही है हमारे वीडियो के साथ नेट कहकर वीडियो चैनल। थैंक यू।